शरद पवार जी की राजनीति यूँ तो हमेशा से बीजेपी के खिलाफ रही है, लेकिन पवार जी की राजनीति का स्टाइल कब किसके पक्ष में और किसके खिलाफ है, ये कोई नहीं जानता। पवार पॉलिटिक्स के वो पितामह हैं जिन्हें मानते सब हैं, लेकिन जानता आज तक कोई नहीं है। 6 दशक के राजनीतिक सफर में शरद पवार ने अपने शातिर दांव से बड़े बड़े राजनीति विद्वानों को गलत साबित करते रहे हैं। कहा जाता है कि पवार जो सोचते हैं, जो करते हैं और जो कहते हैं, ये तीनों बिल्कुल ही अलग अलग चीज़ें होती हैं। कोई उन्हें राजनीति का चाणक्य मानता है, तो कोई उनकी तुलना इटालियन निकोलो मैकवेली से करता है। कोई उन्हें सियासत का बाजीगर कहता है। 82 साल के पवार राजनीति के मैदान में अभी भी चौके छक्के मारने वाले खिलाड़ी हैं। तो आखिर इतने शातिर राजनीतिक विद्वान को आज महाराष्ट्र में अपना ही पक्ष क्यों खोना पड़ा? क्या यह सच में अपने भतीजे की बगावत है या शरद पवार जी की कोई चाणक्य नीति? तो आइए सबसे पहले शरद पवार जी के शुरुआती राजनीति के आइडियोलॉजी से जानते हैं। शरद पवार एक ऐसे परिवार से आते हैं जो 1947 तक कांग्रेस का कट्टर समर्थक रहा है। उनके पिता गोविंद राव एक सहकारी संस्था में अधिकारी थे और माँ शारदाबाई स्थानीय नेता थे। पवार ने अपनी आत्मकथा ऑन माई टर्म्स में लिखा है, राजकाज के कामों से उनका वास्ता तब से है तब वो केवल 3 दिन के थे। माँ शारदाबाई उन्हें गोद में लिए पुणे सहकारी निकाय की एक मीटिंग में हिस्सा ले रही थी। पवार की माँ ने उन्हें यह घटना बताई थी। आज़ादी के बाद के दशक में जब पवार ने परिवार का झुकाव वामपंथ की तरफ देखा तो पवार इससे लेकर अपनी मां का विरोध भी करते थे। हालांकि शरद पवार के स्कूल के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 8वीं क्लास में ही उन्होंने यूरोपियन दार्शनिक जोसेफ से लेकर स्टालिन तक की किताबें पढ़ी हैं। मार्कशीट से भले ही पवार एक एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन उनकी सिलेबस से अलग पढ़ाई में दिलचस्पी रहती थी। स्कूल के दिनों में ही पवार ने राजनीतिक सोच को गढ़ना शुरू कर दिया था। इसकी पहली झलक तब मिली जब 1956 में गोवा मुक्ति संग्राम के सत्याग्रह में उन्होंने अपने साथियों को इकट्ठा करके सभा की। जब पुर्तगालियों ने गोवा की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई तो पवार ने एक दिन के लिए स्कूल कॉलेज बंद करवा दिए थे। इसी के साथ इस युवा नेता का जन्म हुआ जिसने 18 साल की उम्र में यूथ कांग्रेस से जुड़कर अपनी राजनीति की शुरुआत की। राजनीति में पैर रखते ही पवार को 1960 में एक धर्म संकट का सामना करना पड़ा था। बारामती लोकसभा सीट पर उपचुनाव घोषित किया गया। इस उपचुनाव में शरद पवार के बड़े भाई वसंतराव पवार पीजेंट और वर्कर्स पार्टी से उम्मीदवार खड़े हुए और उनके सामने कांग्रेस से उम्मीदवार थे गुलाबराव। क्योंकि शरद पवार उस वक्त कांग्रेस युवक के सदस्य थे, इसके लिए उनके सामने सवाल खड़ा हुआ कि वो अपनी पार्टी के उम्मीदवार यानी गुलाबराव जेने का प्रचार करें या फिर अपने भाई जो कि पीजेंट्स और वर्कर्स पार्टी से थे उनका प्रचार करें। आखिर भाई और पार्टी में से पवार ने पार्टी को चुना और कांग्रेस के लिए बड़ी ही आक्रामक तरीके से प्रचार किया, जिसके चलते कांग्रेस का उम्मीदवार जीत गया और उनके भाई हार गए। इस तरह में सिर्फ 20 साल की उम्र में पवार ने अपना पहला बड़ा राजनीतिक दांव खेला। उस वक्त महाराष्ट्र में कांग्रेस के दिग्गज नेता थे यशवंतराव चव्हाण। यशवंतराव चव्हाण को उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु बनाया। 1966 में बारामती में पहला चुनाव लड़ा। तब शरद पवार जी को टिकट दिए जाने के विरोध में वहां की पूरी कांग्रेस कमेटी ने अपना इस्तीफा दे दिया था। फिर भी पवार ने 35,000 वोटों के साथ धमाकेदार जीत दर्ज की। इसके बाद पवार तेजी से सियासत की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। एक ऐसा वक्त आया जब उन्होंने यशवंतराव की भी बात नहीं मानी और अपने राजनीतिक जीवन की पहली बड़ी बगावत की। तब महाराष्ट्र में वसंतदादा पाटिल के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार थी। दरअसल 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस यू और कांग्रेस आई ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। पवार कांग्रेस आई में शामिल हुए थे। जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आने से रोकने के लिए दोनों कांग्रेस ने मिलकर राज्यों में सरकार बनाए थे। पवार उनमें मंत्री थे, लेकिन पवार ने कुछ महीने बाद कांग्रेस यू को तोड़ दिया और अपने गुरु को अनदेखा कर 38 एमएलए के साथ शरद पवार ने अपनी ही पार्टी से बगावत की और नई पार्टी बनाई जिसका नाम समांतर कांग्रेस रखा गया था। उस वक्त राज्यों में 3 पार्टियों को मिलाकर सरकार बनाई गई।
पेजेंट्स और वर्कर पार्टी, समांतर कांग्रेस और जनता पार्टी। 38 साल की उम्र में शरद पवार राज्य के पहले सबसे युवा मुख्यमंत्री बन गए। 1978 में सरकार से अलग होने का फैसला करने का मुख्य कारण उनके साथ किया गया अपमानजनक व्यवहार बताया गया था। प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट गठबंधन की सरकार लंबे समय तक नहीं चली। 1980 में सत्ता में लौटने के बाद इंदिरा गांधी ने इसे हटा दिया। उस वक्त ऐसी खबरें आई थी कि इंदिरा गांधी ने शरद पवार को कांग्रेस में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन शरद पवार ने मना कर दिया और अगले ही दिन उनकी सरकार बर्खास्त कर दी गई और यहाँ से उनका एक अलग रास्ता देश की राजनीतिक में शुरू हो गया। पवार के इस नए रास्ते में कई यू टर्न आए। सबसे पहले 1986 में उन्होंने राजीव गांधी के नेतृत्व में आस्था जताते हुए इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस में वापसी की। इसके बाद 26 जून 1988 से लेकर 25 जून 1991 तक 2 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद पवार के राजनीतिक जीवन का बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद। कांग्रेस में नेतृत्व का संकट खड़ा हुआ तो पार्टी अध्यक्ष से लेकर प्रधानमंत्री पद के दावेदारों से लेकर पवार का नाम सामने आया, लेकिन यहाँ नरसिंह राव ने बाजी मार ली। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरने के बाद जब गठबंधन की सरकार बनाने की हलचल शुरू हुई तो पवार एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने के करीब पहुंच गए, लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के कारण पवार की दाल यही भी नहीं गली। साल 1999 में शरद पवार सोनिया गांधी विदेशी नागरिक हैं, वो सीएम नहीं बन सकती, ये मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस से अलग हुए। अगर उस समय सोनिया गांधी पीएम नहीं बनती तो शरद पवार पीएम बनते, क्योंकि उस समय लोकसभा के विपक्ष नेता थे। ये विदेशी मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस से दूरी कर ली और इसके साथ ही शरद पवार ने 1999 को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का गठन पीए संगमा और तारिक अनवर के साथ किया। पार्टी के बनते ही 2 महीने बाद महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए और उन चुनाव के नतीजे के बाद शरद पवार ने यह कहते हुए कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बना ली कि विदेशी मूल का मुद्दा केंद्र के लिए लागू होता है, महाराष्ट्र के लिए नहीं। लेकिन साल 2004 में पवार विदेशी मूल के मुद्दे से पूरी तरह यू टर्न ले चुके थे, यूपीए सरकार में शामिल हो गए और कृषि मंत्री बन गए। इस तरह कभी केंद्र तो कभी महाराष्ट्र के राजनीति में आते जाते रहे, लेकिन पीएम का सपना अभी भी अधूरा ही है। कई लोग मानते हैं कि अगर 1999 में पवार ने कांग्रेस नहीं छोड़ा होता, 2004 में जब यूपीए सत्ता में आई तो पवार के प्रधानमंत्री बनने की संभावना बन सकती थी, लेकिन पवार पीएम इन वेटिंग ही रह गए। हालांकि इस दौरान महाराष्ट्र की सियासत में उनकी पकड़ और भी मजबूत हो चुकी थी। महाराष्ट्र की सत्ता में 1999 से लेकर 2014 तक शरद पवार की पार्टी लगातार सत्ता में रही है। केंद्र में 2004 से 2014 तक मंत्री रहे। 20 जून 2012 को पीए संगमा ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए एनसीपी छोड़ दी, जिसमें वो हार गए। 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का गठबंधन तोड़ एनसीपी ने अकेले चुनाव लड़ा था। शरद पवार ने चुनाव में शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन टूटने के बाद जब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी तो पवार ने वोटिंग में ना शामिल होकर बीजेपी सरकार बनवाने में मदद की थी। 2014 में बीजेपी सरकार बनवाने की बड़ी कीमत शरद पवार के एनसीपी पक्ष को चुकानी पड़ी। उसके बाद से ही छगन भुजबल, अजित पवार जैसे एनसीपी के दिग्गज नेताओं पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसने लगा। हालांकि शरद पवार को भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। इसी मामले पर 2018 में शरद पवार के राफेल के बयान पर तारिक अनवर ने एनसीपी से रिजाइन किया था, जब लगा कि एनसीपी अब खत्म हो जाएगी। साल 2019 का विधानसभा चुनाव जीतना ना के बराबर था, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान एक ऐसा मौका आया जब शरद पवार ने बाजी पलट दी, मौके पे छक्का मारा और अपनी दम तोड़ रही पार्टी में एक नई जान सौंप दी। सातारा के एक चुनावी सभा में अचानक बारिश शुरू हो गई, लेकिन पवार ने भीगते हुए अपना भाषण जारी रखा।
79 साल के पवार का ये वीडियो गेम चेंजर साबित हुआ। 2019 के विधानसभा चुनाव में एनसीपी पहले से 14 सीट ज्यादा पाकर और मजबूत हो गई। हालांकि बहुमत बीजेपी शिवसेना के गठबंधन के पास था। पवार ने फिर एक बड़ा सियासी दांव यहाँ खेला था और अपने भतीजे से शरद पवार को एक बड़ा झटका भी लगा था। आगे का हम अगले पार्ट में देखेंगे। महाराष्ट्र के पवार के एनसीपी पार्टी में आगे का अप्स एंड डाउन तो इससे भी भयानक है। दोस्तों, यकीन नहीं होता शरद पवार जैसे इंसान अपना पक्ष हारे हो। उनके जीवन के राजनीतिक अप्स एंड डाउन्स देखते हुए लगता है कि शायद पवार जी का कोई दाव हो या एक ऐसा दाव जिस पर बीजेपी भारी पड़ गई हो। सिर्फ खेलते ही जा रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है। ये तो सिर्फ शरद पवार ही बता सकते हैं। फिर भी अगर सच है तो अजित पवार जी ने बहुत ही निचले लेवल की राजनीति खेली है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।